Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a new chapter. From today, we will start a new chapter of BNS Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is Right of Private Defense. Part first, we will discuss in this lecture, section 34 to 36. We will discuss. तो आज नया चैप्टर शुरू करने वाले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बीएनएस का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, सेक्शन 34 टू 36। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पार्ट फर्स्ट, सेक्शन 34 टू सेक्शन 36। तो सेक्शन 34 deals with things done in private defense. Section 34 deals with things done in private defense. So nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. So if a person does any act for the purpose of protecting his own body or property, in exercise of right of private defense, if any act is done by the person, it will not be an offense. तो अगर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए अगर कोई पर्सन एक्ट करेगा तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग अ राइट टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी एज वेल एज द बॉडी ऑफ अदर पर्सन एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। तो मैं खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस कर सकता हूं और उस डिफेंस में मैं सामने वाले पर्सन को इंजुरी भी कॉज कर सकता हूं, खुद को बचाने के लिए या किसी और को बचाने के लिए भी मैं उसको इंजुरी कॉज कर सकता हूं। सेम सिचुएशन में प्रॉपर्टी का भी मामला वही है। अब सेक्शन 35 क्या है देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। सेक्शन 35 देखिए, एवरी पर्सन हैज अ राइट subject to the restriction contained in section 37. There are a certain restriction contained in section 37. We will discuss later on in the part second. So subject to the restriction contained in section 37, every person is having a right to defend his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. So if any person wants to commit any offense against the human body, so in response to that act, the person can exercise the right of private defense for the purpose of protecting his own body and the body of other person. तो अगर कोई सामने वाला पर्सन मुझ पर अटैक करता होगा, कोई ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस ऑफेंस के डिफेंस में मैं क्या कर सकता हूं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूं, मैं उसको इंजुरी कॉज कर सकता हूं। तो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मुझ पर कोई अटैक करेगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मेरे बॉडी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करने की कोशिश करेगा तो मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। या मेरे सामने किसी और पर अटैक करने की कोशिश करेगा, उसके बॉडी के अगेंस्ट में ऑफेंस करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसको बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन। तो खुद के बॉडी के अगेंस्ट में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है और किसी और पर्सन की भी बॉडी के अगेंस्ट में। सेकंड वन इज the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. So suppose if someone wants to commit an offense against my property like theft, robbery, criminal trespass, mischief, whatever it may be the offense against the property, if any person wants to commit an offense against my property, so for the purpose of protecting my property I can exercise right of private defense. मैं मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं। अगर मेरे घर में कोई चोरी करने के लिए घुसा तो मैं उसको चोरी करने से रोकने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं। मैं उसको इंजुरी कॉज कर सकता हूं और अगर वो मुझ पर अटैक करेगा जानलेवा तो मैं उसकी जान भी ले सकता हूं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। ये मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैं कर सकता हूं और किसी और की भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट मेरे लिए अवेलेबल है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 35 में अवेलेबल बॉडी के अगेंस्ट में भी है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी है। मुझ पर कोई अटैक करेगा बॉडी पर तो मैं डिफेंस कर सकता हूं और सामने वाले को इंजुरी कॉज कर सकता हूं। मुझ पर कोई जानलेवा हमला करेगा मैं उसकी जान भी ले सकता हूं, मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ है। मेरे प्रॉपर्टी को चोरी करने के इरादे से या रॉबरी या डकैती या ट्रेसपास या मिसचिफ किसी भी इरादे से मेरे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आएगा, मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। देखिए सेक्शन 36 डील्स विथ
Next section is section 36. Right of private defense against the act of a person of unsound mind. So there is a question whether the right of private defense is available against the person who is suffering from unsoundness of mind. The answer lies in section 36. कि पागल के अगेंस्ट में जो पर्सन अनसाउंड माइंड है, मेंटल है, उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है, ये सेक्शन 36 में डिस्कस किया हुआ है. When an act which would otherwise be a certain offense, अगर कोई एक्ट अदरवाइज ऑफेंस है, is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of misunderstanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन है, अगर वो कोई ऑफेंस करेगा तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, हमको पता है. एखादा पर्सन, एखादा चाइल्ड है जो इमैच्योर है, वो अगर ऑफेंस करेगा तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है. एखादा पर्सन को किसी ने शराब पिलाया या कोई नशा कराया और वो नशे के चलते कोई ऑफेंस करेगा तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है. ये सारे जनरल एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है. लेकिन अगर कोई पागल अगर मेरे पर अटैक करेगा, ठीक है, अब जो मुझ पर अटैक कर रहा है वो तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन मैं उस पागल के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं. कोई नशे की हालत में मुझ पर अटैक करेगा तो मुझ पर जो अटैक कर रहा है वो ऑफेंस के लिए तो लायबल नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पागल के अगेंस्ट में भी है, बच्चे के अगेंस्ट में भी है, कोई शराब के नशे में है या कोई नशे में धुत है, उसके अगेंस्ट में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा. सेक्शन 36 यही प्रोवाइड करता है. देखिए, जेड A person of unsound mind attempts to kill A. अब Z एक है जो अनसाउंड माइंड है, जो पागल है, उसने A पर अटैक किया उसको जान से मारने के इरादे से. Z is guilty of no offense. क्योंकि Z पागल है इसलिए Z को कोई ऑफेंस के लिए लायबल नहीं ठहराएगा क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में आता है, ठीक है. बट A हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ Z वेयर सेन. बट बात ध्यान में रखो, Z पागल है, उसने A पर अटैक किया, जेड तो लायबल नहीं रहेगा पनिशमेंट के लिए, लेकिन ए को जेड के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ठीक उसी तरह अवेलेबल होगा. अगर जेड अच्छा होता तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जेड के अगेंस्ट में अवेलेबल होगा, भले ही वो पागल हो. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पागल ने जो एक्ट किया उसके लिए पागल को हम लायबल नहीं ठहरा सकते, लेकिन पागल के अगेंस्ट में हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है. अगर कोई बच्चा कोई एक्ट करता है, 7 साल के नीचे उम्र वाला, अगर फॉर एग्जांपल एक चाकू लेकर मुझ पर अटैक करेगा, ठीक है, अब अगर चाकू लेकर मुझ पर अटैक करेगा, मुझे इंजरी कॉज किया 7 साल से कम एज वाले बच्चे ने, तो 7 साल से कम एज वाले बच्चे की कोई पनिशमेंट नहीं है, ऑफेंस ही नहीं है वो. लेकिन जब वो मुझ पर अटैक करेगा तो मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस बच्चे के अगेंस्ट में अवेलेबल रहेगा. और एक एग्जांपल है, देखिए, ए इंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर. के ए जो है वो इंटर हुआ घर में जो लीगली इंटाइटल्ड है. जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर हाउस ब्रेकर. अब जेड को क्या लगा कि भाई ए घर वाला ही था, वो इंटर हुआ घर में, लेकिन जेड को यह लगा कि वो हाउस ब्रेकर है, वो चोरी करने के इरादे से घर में इंटर हुआ है. और ए ने क्या किया, अटैक्स ए. उसने, जेड ने, बात ध्यान में रखो, ए इंटर हुआ क्योंकि वो लीगली इंटाइटल करता था घर में आने के लिए, लेकिन जेड को यह लगा कि ए कौन है, हाउस ब्रेकर है, और जेड ने ए पर अटैक कर दिया. हियर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस. क्योंकि जो जेड ने अटैक किया ए पर वो हाउस ब्रेकर जानकर किया, इसलिए जेड के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है क्योंकि वो मिसकंसेप्शन में किया. बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड. लेकिन ए को जेड के अगेंस्ट में सेम राइट है प्राइवेट डिफेंस का, विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर नॉट एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन. कि अगर जेड मिसकंसेप्शन में एक्ट नहीं करता तो जितना प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता ए को, सेम प्राइवेट डिफेंस ए को अवेलेबल रहेगा जेड के अगेंस्ट में. समझ रहे हो, मतलब सामने वाला का एक्ट जनरल एक्सेप्शन में आने दो, लेकिन जिस पर अटैक हो रहा है उसके लिए तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा. सेक्शन 37 डील्स विथ एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस. ऐसे एक्ट जिसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस नहीं है. सेक्शन 37 में देखिए, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसके ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट कर रहा होगा, भले ही वो एक्ट जस्टिफिएबल नहीं है, और जो एक्ट कर रहा है उससे ना तो जान का खतरा है ना तो ग्रीवियस हर्ट का खतरा है, तो उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। ये एक है। अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. बात ध्यान में रखिए, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे अगर कोई एक्ट कर रहा होगा, सपोज मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं और मेरे सुपीरियर ने मुझे ऑर्डर दिया कोई एक्ट करने का, शूट करने का फॉर एग्जांपल, तो मैं गुड फेथ में शूट कर रहा हूं, तो सामने वाले पर्सन को मेरे अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने का पावर नहीं होगा, क्योंकि मैंने पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे काम कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद है इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अगर मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी पब्लिक अथॉरिटीज को मदद बुला सकता हूं, और मैंने मदद ना बुला के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया, नहीं कर सकता मैं। ठीक है, फिर उसके बाद है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। तो मुझे डिफेंस के लिए जितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा मैं उतना ही हार्म कॉज कर सकता हूं। मेरे पर जितनी खतरा है मुझे इंजरी कॉज करने का, मैं वही इंजरी कॉज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, सामने वाला अगर मुझे सिर्फ कह रहा है मुझे तुझे जान से मार दूंगा और मैंने गन निकालकर उसको शूट कर दिया, बिल्कुल नहीं। मुझे जितना इंजरी का खतरा है उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेरे लिए अवेलेबल होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 37 का, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट और सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच अ पब्लिक सर्वेंट। बात ध्यान में, एक्सप्लेनेशन क्लियर बोल रहा है कि सामने वाला अगर मुझे लग रहा है कि ये पब्लिक सर्वेंट है तो मैं उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, एक पुलिस वाला पब्लिक सर्वेंट है, वो वर्दी में है पुलिस वाला मेरे सामने, तो वो अगर उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई एक्ट कर रहा होगा, मुझे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में यूज नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट में। लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, मुझे ये पता ही नहीं है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मुझे अवेलेबल होगा। सेम सिचुएशन यहां पर वही है कि एक्सप्लेनेशन सेकंड ये कहता है कि कोई पर्सन किसी, आपने देखा कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम करते हुए अगर मेरे पर कुछ एक्ट करता होगा तो मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल वो पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट के इशारे पे काम कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मुझे अवेलेबल होगा। ये दो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 37 के। तो यही था पार्ट फर्स्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।